करते हैं और ईटी नाउ स्वदेश की तीसरी सालगिरह पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्पेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही राय लेना चाहूँगी। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें तो कोविड के बाद एक शानदार रिकवरी, शानदार तेज़ी भारतीय बाज़ारों में दिखी है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पर भारतीय बाज़ार, आपकी क्या राय रहेगी? ये जो इक्विटी कल्ट दिखा है नए निवेशकों में, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है लेकिन उसके बावजूद फ्लोज काफ़ी अच्छे रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी रही है। एसआईपीज भी करीब 23,000 करोड़ के आसपास पार हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय इन्वेस्टर्स के मन में कैसे क्या राय बनेगी भारतीय बाजारों पर, और कौन से ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं अगले कुछ सालों तक? शुभकामना 3 साल पूरे करने के लिए, और ईटी नाउ की पूरी टीम को एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप निवेश की दुनिया में इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनाने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम हमेशा ये बताते हैं कि बाजार हर दिन रैंडमनेस होता है, हर दिन का व्यू या हर महीने का या हर 6 महीने का व्यू देना। लेकिन हमें ये पता है कि 5 से 10 साल में जनरली इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, और इस अच्छे एसेट क्लास, लेकिन ये दुनिया भर में सही नहीं है। दुनिया भर में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर देश के इक्विटी एसेट क्लास ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया हो। पिछले 15 से 20 साल में हमने देखा है कि इंडिया और यूएस, ये 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं, 2 बड़ी डेमोक्रेसीज़ और कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है और इक्विटी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। हमारी इंडस्ट्री शायद 97-98 से बातें कर रही है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल मार्केट्स में आना चाहिए, एसआईपीज और एसेट एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्री के इस मैसेजिंग को पिछले 5-7 सालों में मिला है, जिसमें वो एक पोस्ट कोविड एक फेज बन गया है, क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स एम्ब्रेसिंग इक्विटी इन्वेस्टिंग। और जब से उन्होंने एम्ब्रेस किया है तब से एक्सपीरियंस अभी तक बेहतर रहा है। हम हमेशा इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है, फाइनली डेस्टिनेशन ऊपर होता है, लेकिन बीच में काफी समय तक पॉसिबल होता है कि मार्केट्स के रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो या कभी-कभी नेगेटिव हो। इस फेज में हमने वो जर्नी देखी नहीं है, तो हम देखना रहेगा कि जब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तब ये जो इन्वेस्टर्स पिछले 4-5 साल में आए हैं, मेरा मानना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन्ड हैं और वो वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करेंगे, और इक्वली देयर आर इनफ इन्वेस्टर्स जो वॉलेटिलिटी से डर के चले जाएंगे, बिकॉज़ ये नियम है बाजारों का पिछले 40-50 सालों का, कि ह्यूमन बीइंग्स वॉलेटिलिटी से घबराते हैं और अच्छे रिटर्न्स को एम्ब्रेस करते हैं। तो पिछले 4-5 सालों में हमने ज्यादातर अच्छे रिटर्न्स देखे हैं, वॉलेटिलिटी शॉर्ट लिव्ड रही है। तो देखना रहेगा आगे कैसे ट्रेंड प्ले आउट होता है। लेकिन एक चीज है, ये है कि जो नया इन्वेस्टर है वो डे वन से ये सोच के आया है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इक्विटी से होता है, तो रादर देन एफडी, हमारे टाइम पे एफडी यूज्ड टू बी, या safe investing used to be the first priority. Maybe today investors are starting with a volatile asset class, ये जान के कि इस volatility का मुझे compensation मिलेगा, और वो हमें हर तरह के flows में दिख रहा है, लमसम equity flows में दिख रहा है, SIPs में दिख रहा है, लेकिन साथ में एक pocket है of many stocks which are very expensive, poor quality stocks also very expensive, वहां पे investors को ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो आपने जैसे बताया कोविड के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इक्विटीज़ में दिखे हैं, लेकिन इसी के चलते अभी नए इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इक्विटीज़ में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं और रिस्क काफ़ी कम है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिस्क एलिमेंट कैसे कंसिडर करना चाहिए, और अगर कोई एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा है तो रीजनेबल रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए? वैसे मैं अपने खुद का एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि पहले 10 सालों में मुझे हमेशा ये लगता था कि पिछले 3 साल का रिटर्न अच्छा है तो हमेशा रिटर्न अच्छा होना चाहिए। मेरा हक है कि अगर पिछले 3 साल में 25% रिटर्न बना है तो आगे 3 साल में भी वही होगा। लेकिन एक ऐसा फेज आया 6-7 सालों के बाद, जब देखा कि जब किसी ने बोला कि लॉन्ग टर्म मार्केट की अगर हिस्ट्री आप देखोगे, सिर्फ निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न प्लॉट कर लीजिए, तो देयर आर इनफ पीरियड्स ऑफ टाइम जब 3 से 5 साल का रिटर्न या तो 0 रहा है या 1 से 2 साल का रिटर्न नेगेटिव रहा है। तो ये सिर्फ एजुकेशन की बात है, और मैं सिर्फ हर इन्वेस्टर को यही समझाऊंगा कि आप इन्वेस्ट करने के पहले एक बार इस एसेट क्लास की बाउंड्री कंडीशंस को समझ लीजिए।
और बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि वर्स्ट केस लॉस क्या हुआ है 1 साल का अगर आपका होराइजन हो तो, और 3 साल का हो या 5 साल का हो तो लोएस्ट रिटर्न कितने आए हैं। डेटा ये दिखाता है कि अगर आपका 1 साल का होल्डिंग पीरियड है तो काफी टाइम बाजार 40 से 50% गिरा है, और 3 से 5 साल में काफी टाइम बाजार 10 से 15% नेगेटिव रिटर्न देता है। 25% टाइम बाजार ने बॉन्ड से कम रिटर्न दिया है ऑन अ रोलिंग 3 ईयर बेसिस। 75% ऑफ टाइम्स यू आर बेटर ऑफ इन इक्विटी, 25% ऑफ टाइम्स यू आर वर्स ऑफ इन इक्विटी। किस समय कौन सा फेज आएगा इसको पहले से तय करना मुश्किल होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन कीजिए, मोर सो जब आप ऐसे माहौल में इन्वेस्ट कर रहे हो जब पिछले 5 साल का रिटर्न 20% से ज्यादा है। तो ऐसे फेज पे, और दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बाजार का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है तो आपका अर्निंग्स यील्ड 100 डिवाइड बाय 25 4% का है। उसके सामने बॉन्ड्स हमें 7 से 8% रिटर्न दे रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। इस समय मैं इन्वेस्टर को यही समझाऊंगा कि हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में कब कब जीरो रिटर्न आया है इसको समझिए। अगर ऐसा आगे चल के होता है तो उससे घबराइए मत, ये मार्केट का नियम है कि बाजार फ्लक्चुएट होता है। ये मार्केट का नियम है कि कुछ कुछ समय तक रिटर्न्स शायद बिल्कुल, तो हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन थोड़ी ही समय में हम फिर से एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार बाजार पर नज़र डाल लेते हैं। 12:30 बजे के बाद काफ़ी गिरावट दिखी है और अब निफ्टी करीब 215 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 25,035 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 360 अंकों की गिरावट 51,490 के आसपास। कुछ टॉप गेनर्स की भी बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी दिखी है। मिस्टर पारेख अब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कोई पॉइंट बता रहे थे, उसी के रिलेटेड एसेट एलोकेशन पर हम चर्चा कर रहे थे और आपका मानना है कि एसेट एलोकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस लेवल पर वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट्स में, तो अगर आप इन्वेस्टर्स को बता सके कि किस तरह से एसेट एलोकेशन करना चाहिए, डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, अगर आप परसेंटेज में बता सके कि कितना एलोकेशन कौन से एसेट क्लास में करना चाहिए। सो अशीषा, एसेट एलोकेशन हर इंसान का पर्सनल होता है और यूनिक हो सकता है। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे टाइम होराइजन अलग होते हैं, हमारी समझ अलग होती है, हमारी वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने की क्षमता अलग होती है। तो जो इन्वेस्टर बहुत लंबे समय का इन्वेस्टर है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस और वाइज इन्वेस्टर है, जिसे पता है कि बाजार में जब बाजार गिरता है तो डरना नहीं है, वो ज्यादातर इक्विटी में रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए इक्विटी सही है। जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं जिनको वॉलेटिलिटी से शायद डर लगे, उन्हें उनके लिए हम बोलेंगे कि आप हाइब्रिड फंड से अपनी शुरुआत कीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इन सब कॉन्सेप्ट से शुरू कीजिए। हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आज की एज ऑफ टुडे हमारा जो ब्रेकअप है वो 40% इंडियन स्टॉक्स में है, अराउंड 20% ग्लोबल स्टॉक्स में है, 20% गोल्ड में है और 20% बॉन्ड्स में है। पिछले 1 साल में गोल्ड का रिटर्न हमारे इक्विटी मार्केट जितना रिटर्न बना है। पिछले 1 साल में ग्लोबल मार्केट्स का रिटर्न मोरलेस इक्विटी मार्केट जितना बना है। तो ये डाइवर्सिफाई करने से पोर्टफोलियो का के जो उतार चढ़ाव है वो थोड़े कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न भी थोड़े कम होते हैं, लेकिन रिस्क काफी कम हो जाता है। एसेट एलोकेशन का दूसरा मायना है कि अगर आप आज नई कार कोई खरीदोगे तो सिर्फ एक्सेलरेटर वाली कार नहीं खरीदोगे जस्ट बिकॉज रिटर्न्स या स्पीड अच्छी है। आपको साथ में ब्रेक चाहिए, सीट बेल्ट भी चाहिए। तो ये इस दौरान पोर्टफोलियो में थोड़ा कॉम्बिनेशन डेट का, थोड़ा कॉम्बिनेशन गोल्ड का, और दुनिया में बहुत सारे मार्केट्स, रिलेटिवली बहुत सारी अच्छी कंपनियां पिछले 1-2 साल में नीचे के ट्रेंड की तरफ आई है। चाइना एक एग्जाम्पल है कि 3-4 साल का काफी खराब रिटर्न था, इतना सस्ता हो गया था मार्केट कि सडनली 1 महीने में बाजार ने 25-30% का रिटर्न दे दिया। तो जैसे हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 3% एक्सपोजर चाइना में है। अब हमको ये नहीं पता था कि ये अगले महीने में चलेगा, बट सस्ता था तो पोर्टफोलियो में उसका प्रेजेंस आ गया। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई या तो अपने हिसाब से करे। मेरा ये मानना है कि कॉमन मैन अपने हिसाब से ये जज नहीं कर सकेगा, उसे एडवाइजर की जरूरत है या उसे मल्टी एसेट फंड्स का सहारा लेना जरूरी है। मिस्टर पारेख, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, और आपका हमारे तरफ जो सपोर्ट रहा है वो ऐसा ही बरकरार रहे, ऐसी हमारी मनोकामना रहेगी।